सभी को नमस्कार, जोहार। ज्ञान आसान चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने खोट्टा की क्लास में खोट्टा व्याकरण के अंतर्गत समास को देखा था और इसके खोट्टा के नाम, समास में जो खोट्टा के नाम है विभिन्न प्रकार के, उसको देखा था और उसको लिंक के द्वारा याद भी किया था। ठीक है, तो आज हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और जितने भी प्रकार हैं उन सभी प्रकारों का परिभाषा और उनके उदाहरण को समझते हुए चलते हैं। आइए शुरुआत करते हैं हम द्वंद्व समास से। द्वंद्व समास माने हुए है जोड़ेक। द्वंद्व समास माने जोड़ेक माने जोड़ा या दो, नाम में है द्वंद्व, दो। जेकर दुइयो पद संज्ञा हुए है और बीच शब्द एक मांझे संयोजक नुका जाए। एक संयोजक चिन्ह होगा बीच में और दोनों पद संज्ञा होगा, उसको द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे दूध भात, दही चूड़ा, जात पात, कोना खोची, और भी ले सकते हैं दिन रात, भाई बहन। ठीक है, इस टाइप से दो शब्द आएंगे, दोनों संज्ञा होंगे, दोनों प्रधान होंगे और इनके बीच में एक संयोजक पाया जाएगा। ये जो बीच में है संयोजक बोलते हैं इसको, इसलिए इसको पहचानना काफ़ी आसान होता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसके बीच में संयोजक पाया जाएगा और दोनों पद प्रधान होगा। जात पात दोनों प्रधान है, दूध भात दोनों प्रधान, किसी एक का महत्व ज़्यादा और कम नहीं है। भाई बहन दोनों ही प्रधान है। ठीक है, इस टाइप से हम देखते हैं कि द्वंद्व समास में दो दो शब्द रहेंगे और दोनों महत्वपूर्ण रहेंगे और संयोजक चिन्ह के द्वारा जुड़े रहेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग दूसरा समास में चलते हैं जिसका नाम है द्विगु समास। द्विगु समास भी काफ़ी आसान है, जहाँ पहल शब्द संख्या, देखिए कहाँ हम लोग फोकस करना है, याद करने के लिए हमें विशेष कहाँ फोकस करना है, इस पर ध्यान देना है। यही ट्रिक होता है। ठीक है, कि द्विगु बोलते ही हमें संख्या याद आना चाहिए। और हमने खोट्टा में इसका नाम क्या था, द्विगु में द्विगु आग, आग सहिक समास है ना, वो लिंक था। तो यहाँ द्विगु समास, जहाँ पहल शब्द संख्या होवे है ओकरा द्विगु समास कहल जाए। यानी पहला शब्द नहीं देखना है। चार गुड़वा तो चार है संख्या है, दो पहिया दो है, तीन कोनिया तीन है, पच घेरवा घरनवा पाँच है। ठीक है, तो पहला शब्द से ही पता चल जाएगा कि ये द्विगु समास है, जहाँ पहला शब्द संख्यावाचक हो। ठीक है, संख्या देखते हैं हम उसे द्विगु समास। हाँ, इसमें कुछ आगे चल के और भी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि वो कभी कभी दूसरा समास भी होता है। वो कब होता है आगे एक्सप्लेनेशन देखने से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला समास है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्यय के जोर नार से, इसमें ध्यान देना है, अव्यय के जोर नार से जे शब्द बना है ओकरा अव्यय भाव समास कहल जाए। जैसे कौन बाटे, उडंडिल, हर घड़ी, उपटी। चलिए इसको और एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा आगे और समझते हैं। जिस तरह से पहला पद अव्यय होता है और वह प्रधान होता है उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। ठीक है, जैसे आजीवन, यथाशक्ति, यथा, देखिए ये सब वर्ड को पकड़ना है। आ, यथा, भरपेट, हर रोज, हाथों हाथ, रातों रात, प्रतिदिन, बेशक। देखिए रातों रात एक ही वर्ड दो बार है, रात रात, प्रतिदिन, हर एक दिन। ठीक है, तो इसमें इसको अव्यय भाव समास बोलते हैं। इसमें क्या है, अव्यय भाव समास के पहले शब्द में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर, ये सब पकड़ना है। ठीक है, इससे हम समझ पाएंगे कि वो अव्यय भाव समास है। हमारा फोकस इस पर रहेगा, अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर, इस टाइप का रहेगा, तो समझ जाएंगे वो अव्यय भाव समास है। ठीक, जिसमें पहला पद प्रधान हो, समस्त या समासिक पद अव्यय हो जाए। ठीक है, पहला पद प्रधान रहेगा और सारा पद अव्यय बन जाएगा। इसमें प्रथम पद उपसर्ग जाति का अव्यय होता है। जैसे देखिए यहाँ में खुट्टा में एग्जाम्पल है, पैत दिन। ठीक, पैत बच्छर, पैत मतलब जैसे हिंदी में बोलेंगे प्रत्येक, प्रत्येक दिन, प्रत्येक साल। पत झन दो बार दिया, हर बच्छर, हर साल। ठीक है, इसका प्रतिदिन मतलब दिन दिन, पैत बच्छर मतलब बच्छर बच्छर, पत झन मतलब झन झन। ठीक है, ये सब बेलूरा, बेका, नाका,
बेकामा, बेधड़क, निधड़क, न्यूनर, बेफिक्र। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल। निर्बंस, निपुता। ठीक है, एक साथ ही किसी शब्द को दोबारा प्रयोग करने से भी अव्ययभाव समास, मतलब एक ही साथ दो बार एक ही शब्द को प्रयोग करेंगे वो भी अव्ययभाव में गिना जाएगा। जैसे करे करे, गते गते, धड़ाधड़, मांझ मांझ, खन खन। ठीक है, राइत राइत, दिन दिन, रसे रसे, कटी कटी, जरी जरी, अलगे अलगे। मतलब एक ही शब्द को हम दो बार प्रयोग करते हैं लगातार, तो इसको हम अव्ययभाव समास बोलेंगे। अगर यही द्वंद्व होता तो उसमें भी ऐसा ही होता है, दो शब्द आता है लेकिन उसमें दोनों शब्द प्रधान होता है और दोनों अलग अलग होता है। जैसे भाई बहन, दिन रात, ऐसे होता है। इसमें क्या था, एक ही शब्द दो बार आ रहा है, इस पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, इस पर हम लोग को विशेष ध्यान देना है कि अव्ययभाव समास और द्वंद्व समास में क्या अंतर है। अव्ययभाव समास में एक ही शब्द दो बार आता है, दिन दिन, तो क्या हो गया अव्ययभाव। वही रहेगा दिन रात, तो हो गया द्वंद्व समास, दिन रात। ठीक है, तो हो गया द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों दो शब्द है और इसके द्वारा हाइफन के द्वारा जुड़े हुए हैं। यहाँ भी दो शब्द है दिन दिन, लेकिन दोनों एक ही शब्द है, एक ही शब्द को दो बार प्रयोग किया गया तो अव्ययभाव समास हो गया। ठीक है, क्या लिंक है, समझ गए। हमारा नेक्स्ट समास है तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास से आखिरी पद प्रधान हवे है। असल में तत्पुरुष समास से कार्य के क चिन्ह के लोप भई जाए। ठीक है, इसमें आखिरी पद प्रधान होता है और कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे बन मानुष, कड़ बेचवा, लतखोर। जैसे बन मानुष यानी बन का मानुष, तो का ने लिखा हुआ है यानी कारक चिन्ह का लोप है। चलिए इसको और एक्सपेंशन देखते हैं। जिस समास में दूसरा या अंतिम पद प्रधान होता है, ठीक है, दूसरा पद या अंतिम पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजाघार, सोन चरित्र, पैन कौवा, पनडुबकी, पैन सोखाइन। ठीक है, ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण है। इसको जब विग्रह करते हैं यानी अलग करके तोड़ते हैं तब इसका अर्थ देखिए निकलता है। राजा घर मतलब राजा का घर, सोन चरें मतलब सोने का चरें, पैन डुबकी मतलब पानी में डूबा रहने वाला। ठीक है, पैन सोखाइन मतलब पानी में डुबकी लगाने वाला चरें को बोलते हैं पैन चरें। पन सोखाइन मतलब पानी को सोखने वाला। तो ये सब जो का रहा है, पानी को सोखने वाला, डुबकी लगाने वाला, पानी में रहने वाला, तो में है ना, का, ये सब सब तत्पुरुष समास का ये शब्द है जो कि छिपा हुआ रहता है। जैसे राजा का घर, तो उसमें राजघर में राजा का घर है, छिपा हुआ है का। ठीक है, सोन चिरई, सोने का चिरई, तो का छिपा हुआ है। तो इस टाइप से तत्पुरुष समास इसको बोलता है। ठीक है, तत्पुरुष समास में पहला पद विशेषज्ञ की तरह होता है। इस शब्द के साथ कारक की विभक्ति अलग ही होती है। जैसे देखिए राजघर, राजा का घर, राजा का घर, तो जो पहला शब्द है राजा, इसके साथ जुड़ा हुआ है कारक चिन्ह का। ठीक है, एक कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है का, तो राजा का। ठीक है, यही बोल रहा है कि पहला पद विशेषज्ञ की तरह होता है और इसे के साथ कारक चिन्ह जुड़ा होता है। राजा का घर, राजघर, तो राजा के साथ जुड़ा हुआ है का। ठीक है, जो विशेषता बता रहा है किसका घर, तो राजा का घर। ठीक है, इसमें आसानी से समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि एक कारक चिन्ह छिपा रहता है ऐसे शब्द में। राजघर, राजा का घर, पैन सोख पानी को सोखने वाला, को, ये सब छिपा हुआ है। ठीक है, इससे हम आसानी से तत्पुरुष समास को पकड़ सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जेकर से पहिल शब्द विशेषण होवे, पहिल शब्द क्या हुआ है, विशेषण होवे, उसको कर्मधारय समास कहल जाए, ओकरा कर्मधारय समास कहल जाए। यानी पहला शब्द विशेषण होना चाहिए। कैसे, आइए एग्जाम्पल देखते हैं।
इसमें विशेष और विशेषण का मेल होता है, जैसे नीलकंठ, ठीक है, नीलकंठ, कंठ कैसा है, नीला, तो नीला क्या है, कंठ की विशेषता है, वो विशेषता बता रहा है, इसलिए ये हुआ विशेषण, ठीक है। महापुरुष, कैसा पुरुष, महापुरुष। चरण कमल, कैसा कमल, चरण, कैसा चरण, कमल के समान चरण। महाजन, कैसा जन, महाजन, ठीक है। कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद दूसरे का विशेषण होता है, इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है, ठीक है, इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है, इस पर ध्यान देना है। शब्दार्थ, जैसे नीलकंठ, नीलाकंठ, ये एक शब्द का अर्थ है, नीलाकंठ। महापुरुष मतलब महान पुरुष, ये शब्दार्थ है। और इसमें एक विशेषण है, विशेष है, मतलब विशेषता बता रहा है, जैसे महापुरुष, कैसा पुरुष है, महान, तो एक विशेषता बताया, ठीक है, तो इसको कर्मधारय समास बोलते हैं। और इससे ही मिलता जुलता होता है बहुब्रीहि। कर्मधारय और बहुब्रीहि में कभी कभी दिक्कत होता है, उसको हम लोग उसका अंतर भी देखेंगे और उस कंसेप्ट को क्लियर भी करेंगे। अब देखिए, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कर्मधारय समास कहा जाता है, ठीक है। जैसे लल पनिया, तो लाल रंग के पानी, तो पानी कैसा है, लाल रंग का, तो विशेषता बता दिया। दूध मटिया, कैसा माटी, दूध के समान माटी। कारी पानी, करिया रंग के पानी, ये सब विशेषता बता रहा है, ठीक है। जहाँ नील कमल, नीला रंग के, और नील कमल मतलब नीला रंग का कमल, तो कमल कैसा, नीला। गंगा नेरिया, कैसे, गंगा नियर, गंगा के समान जोरिया, इसलिए गंगा नेरिया, ठीक है। तो ये विशेषता बता रहा है, जो भी शब्द आ रहा है वो किसी का विशेषता बता रहा है, इस टाइप के शब्द हो जाते हैं। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कुकुर पेटा, मैंने कुकुर नियर पेट, कुकुर पेटा मतलब कुकुर नियर पेट, विशेषता बताया। भालू गोठा, मैंने भालू नियर गोड़। कुकुर मुँहा, कुत्ता जैसा मुँह, कुकुर जैसा मुँह, है ना। छगरी मुँहा, पत सुग्गी, ये सब क्या है, कर्मधारय, यानी विशेषता बता रहा है, किसी की विशेषता बताते हुए, विशेषण इसमें जुड़ा हुआ है, किसी विशेष से की विशेषता बताता है। कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेष और विशेषण एवं उपमान, उपमेय संबंध होता है, यानी एक जो होता है दूसरे की विशेषता बताता है, ठीक है। तो ये कर्मधारय होता है। जब द्विगु होता है, सॉरी बहुब्रीहि होता है, तो उसको में क्या होता है, उसमें एक विशेष अर्थ लिया जाता है। आइए हम इसको आगे देखते हैं। चलिए पहले बहुब्रीहि देखते हैं, फिर दोनों का अंतर देखेंगे। आइए हम देखते हैं बहुब्रीहि समास। इसमें समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं होता, इसमें विशेषण और विशेष का संबंध नहीं होता। कर्मधारय में क्या था, विशेषण और विशेष्य का संबंध था। इसमें समस्त पद ही किसी अन्य संज्ञा का विशेषण होता है। देखिए आसानी से समझने के लिए समझिए कि इसमें जो शब्द होता है वो किसी अन्य के बारे में बात करता है, उसका शब्द के अर्थ से कोई मतलब नहीं होता, वो एक विशेष अर्थ को लेता है, ठीक है। दशानन मतलब 10 आनन, 10 सर, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, रावण, एक अलग अर्थ ले लिया। त्रिनेत्र मतलब 3 आँख, 3 आँख हम किसको बोलेंगे, शिव, एक अलग अर्थ ले लिया। पीताम्बर, लंबोदर, दिगंबर, ये सब इसी प्रकार हैं। इसमें ज़्यादातर मतलब भगवान के नाम आते हैं, ठीक है। इसमें और कर्मधारय में यही अंतर है। कर्मधारय में शब्द का अर्थ होता है और वही मीनिंग उसका है, लेकिन बहुब्रीहि में जो मीनिंग है शब्द का, जैसे 10 आनंद, 10 सर, 10 सर वाला, लेकिन यहाँ 10 सर वाला समय कुछ नहीं, हमें अलग एक अर्थ ले जाता है, रावण, तो एक अलग अर्थ चला जाता है बाहर, ठीक है। त्रिनेत्र 3 आँख वाला, तो 3 आँख हम लोग 3 आँख ऐसे सोचेंगे, 3 आँख, लेकिन 3 आँख से किसको हम लोग यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं भगवान शंकर को, तो एक विशेष अर्थ ले लेता है, एक अन्य अर्थ ले लेता है, तो इसीलिए ये बहुब्रीहि कहलाता है, ठीक है। कर्मधारय और बहुब्रीहि में यही अंतर है, ठीक। आइए इसका अंतर भी देखते हैं हम लोग। देखिए कर्मधारय और बहुब्रीहि में अंतर।
कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर समझने के लिए यह ध्यान रखें कि विग्रह करने पर देखिए कर्मधारय और बहुब्रीहि में अंतर, ठीक है, समझने के लिए यह ध्यान रखें कि विग्रह करने पर, ठीक है, विग्रह करने पर कोई तीसरा शब्द बनता है वो बहुब्रीहि कहलाता है। अगर हम विग्रह करेंगे जैसे दशानन, 10 आनंद, ठीक है, 10 आँख, 10 सर वाला, तो एक अन्य अर्थ निकलता है, तीसरा शब्द निकल जाता है, क्या, रावण, तो वो बहुब्रीहि होगा। लेकिन कर्मधारय में ऐसा नहीं होगा। कर्मधारय में जो है उसके शब्द का अर्थ आएगा, कोई तीसरा अर्थ नहीं आएगा। जैसे कर्मधारय में महापुरुष मतलब महान पुरुष, इसमें कोई अलग किसी विशेष के बारे में नहीं बोल रहे हैं। महान पुरुष मतलब महान पुरुष, महाजन मतलब महाजन, चरण कमल मतलब चरण कमल, ठीक है, इसमें कोई विशेष अर्थ इसका नहीं आ रहा है। बहुब्रीहि में एक तीसरा अर्थ ले लेता है जो कि बिल्कुल नया होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस पाया जाता है कर्मधारय और बहुब्रीहि में। इसको हम लोग और एग्जाम्पल के द्वारा और भी समझेंगे। तो ये हमने बहुब्रीहि और कर्मधारय का अंतर देख लिया। अब एक नेक्स्ट समास है नियत समास। नियत समास वैसन समासिक शब्द के कहल जा है जेकर पहले भाव से नकारात्मक, ठीक है, कि नकारात्मक प्रकट हुआ है, ठीक है, इसका पहले भाव से नकारात्मक प्रकट होता है। जैसे अनसुन, सुनने में लग रहा है ना जैसा, अनसुन नहीं सुनने वाला, अनजान नहीं जान, अनहोनी जो होना नहीं, मतलब नेगेटिव, सुनने में ही उस वर्ड से नेगेटिविटी पता चलता है, नकारात्मकता पता चलता है, ठीक है। इस समास का पहला पद नकारात्मक होता है। अब इसको याद रखना है, अन, अ, बे, नी, निर, ठीक है, इससे बनेगा शब्द। जैसे अनठिकान, अनपथार, अनठेरी, अनहोनी, अनगिनत, अनदेख, अनचेत, अन्याय, ठीक है। अन से बनेगा, बे से बनेगा बेहिसाब, बेफिक्र, बेलुरा, बेहुदा, नी से बनेगा नी फिक्रा, नी बंसा, ठीक है, नी मतलब नहीं जिसका फिक्र नहीं, नी बंसा जिसका वंश नहीं, ठीक है, निपुता इसका पुत्र नहीं। इस तरह से निर्मुनिया, निरध, निया, निर्लज्जा, मतलब ना, नेगेटिव नकारात्मकता का पता चलता है। ये वर्ड पढ़ने से ही पता चलेगा। और ये सब याद रखना है, सब शब्द को, ये सब आगे जुड़ा हुआ रहेगा, अन, अ, बे, नी और निर। तो यह नियत समास होता है। ऐसे नियत समास देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि वो नियत समास है। आइए अब थोड़ा जल्दी से कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स और लिंक्स देख लेते हैं जिससे हमें आसानी से याद हो जाना चाहिए। जैसे द्वंद्व समास, द्वंद्व मतलब दो, दो दो, यहाँ दो दो वर्ड आएगा, दूध भात, ठीक है, दही चूड़ा, जात पात, ठीक है, इस टाइप से दो दो शब्द आने से वो द्वंद्व समास है। द्वंद्व यहाँ पर हमको देना है द्वंद्व, ठीक है, द्वंद्व दो शब्द आएगा। और इसका क्या था, अड़सड़िया, अड़सड़, दो शब्द था, अड़सड़ है ना, दो शब्द था, इसलिए इसका नाम है क्या, अड़सड़िया समास। उसी प्रकार दूसरा आ जाइए द्विगु समास। द्विगु समास में क्या है, पहला शब्द जो है संख्यावाचक होगा। तो इसको कैसे याद करेंगे, द्विगु, द्विगु, दुगो, ऐसा हम लोग सोचते हैं, द्विगु, दुगो, दुगो से ना, बोलने में लगा दुगो, दो, 1 2 2, दो है ना। दो का मतलब क्या है, एक संख्या, दो गो, तो समझ जाइए द्विगु मतलब संख्यावाचक रहेगा। दो गो, द्विगु, दुगो मतलब संख्यावाचक। इस तरह द्वंद्व दो वर्ड रहेगा। द्विगु, द्विगु, दुगो, दुगो, इस तरह संख्यावाचक रहेगा, ठीक है। ये लिंक हुआ। अव्ययी भाव समास, इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा कि अलग अलग अव्यय से मिल के बनता है। वो अव्यय जब देख लीजिएगा तो ऐसा जब बार बार आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आजीवन, यथाशक्ति, यथा हो गया, आ हो गया, ये सब वर्ड जहाँ मिलेगा, अनु हो गया, इसको आपको विशेष ध्यान रखना है, उससे पता चल जाएगा कि अव्ययी भाव है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट तत्पुरुष, ठीक है। तत्पुरुष में हम लोग क्या पढ़े थे, पचहत्तर समास है ना, 75 समास।
इसको बोलते हैं। जैसे तत्पुरुष, तत्पुरुष में क्या है, पुरुष, वर्ड आता है पुरुष। समझिए कि वो पुरुष जो है राजा है, तात पुरुष है। जैसे हम लोग महाभारत देखते थे ना, तात, हे तात, ऐसा बोलता था। तात पुरुष मतलब मान लीजिए कि राजा है, तो इसका एक एग्जाम्पल याद रख लिए, तत्पुरुष का राजपुत्र या राजघर, राजा का घर, राजा का पुत्र। तो इससे हम लिंक कर पाएंगे कि जहाँ ऐसा आएगा राजा का पुत्र, इस टाइप से जितना आएगा, राजा का पुत्र, राजा का घर, राजघर, राजपुत्र, ये एक हुआ एग्जाम्पल। इससे मिलता जुलता जैसा ही भी आएगा, सोन कर चिड़िया, सोने की चिड़िया, पैन सोखवा, पानी को सोखने वाला, उस तरह मतलब इस टाइप से जितना आएगा वो तत्पुरुष होगा। पुरुष मतलब राजा मान लीजिए उसको, तात, तात पुरुष, ठीक है। और उससे मिलता जुलता जितना भी आएगा, मैंने एक याद रखना आपको, राजपुत्र या राजघर, उससे मिलता जुलता उसको हम तत्पुरुष समास के अंदर रखेंगे, ठीक है। इस टाइप से उसको लिंक करना है। अगला है बहुब्रीही। देखिए बहुब्रीही में क्या था कि जो भी वर्ड होगा उस शब्द के अर्थ को छोड़कर अन्य शब्द के अर्थ को ग्रहण कर लेगा, यानी एक नया शब्द आएगा, नया। तो बहुब्रीही किसको बोलेंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना बहुब्रीही, बहू, बहू हम लोग बोलते हैं ना, बहू शादी के बाद आता है बहू। तो बहू कहाँ से आता है, बहू हमेशा बाहर से आता है, शादी कहाँ होता है, हमेशा बाहर होता है, अपने घर गोत्र में तो होता नहीं है, बाहर से होता है। तो इस तरह हम याद रखेंगे, बहुब्रीही यानी जो बाहर से जो शब्द आता है, जैसे दशानन, तो यहाँ 10 और आनन है, 10 सर वाला, लेकिन बाहर से एक शब्द आया रावण, इसलिए यह है बहुब्रीही। त्रिनेत्र, 3 आँख, तो बाहर से एक शब्द आया शिव, भगवान शिव, तो यहाँ बाहर से शब्द आता है, या अर्थ जो है वो बाहर से आता है, यानी कि विशेष इसको बोलिए। बाहर हम याद करने के लिए बोल रहे हैं, लिंक के लिए, कि बहुब्रीही, बहु हमेशा क्या होता है, बहु जो होता है वो बाहर से आती है। तो यहाँ भी इस टाइप से हम देखेंगे कि बहुब्रीही बाहर से एक नया शब्द आ जाएगा, एक नया विशेष शब्द आ जाएगा, वो बहुब्रीही के अंतर्गत आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कर्मधारय। कर्मधारय में वही बहुब्रीही था, इसमें कर्मधारय में सिर्फ शब्द का अर्थ आएगा, कोई विशेष अर्थ नहीं आएगा, शब्द का ही अर्थ आएगा, तो वो कर्मधारय है। समझिए कि कर्म को धारण करने वाला, कर्मधारय मैंने जो कर्म या जो वर्ड है उसी का अर्थ है बस, और कोई विशेष अर्थ नहीं। नीलकंठ, नीलाकंठ हो गया। महापुरुष, महान पुरुष, तो बस वही कर्म को धारण कर रहा है, जो वर्ड बोल रहा है, जो शब्द का अर्थ है वही शब्द का अर्थ है, ऐसे कर सकते हैं। बहुब्रीही में बाहर से आ रहा है, बहु बाहर से आता है, इसमें बाहर से कुछ नहीं आता है, बस इतना जस्ट, ये दोनों मिलता जुलता है, लेकिन ये अंतर है। तो इस अंतर को याद करने के लिए जब एक याद हो जाएगा बहुब्रीही, तो दूसरा अपने आप सेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निय समास। ये तो आसान है, जहाँ ना वाला शब्द आएगा, ना, निय मतलब ना, अनदेखा मतलब नहीं देखने वाला, अनगिनत बिना गिनती का है, ठीक है। ना ना जहाँ जिस टाइप का वर्ड आएगा वो निय समास के अंतर्गत आता है, ठीक। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। आप सभी को धन्यवाद। और अब हम जब इस पर क्वेश्चन करेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सभी को धन्यवाद। चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल।